उपचारात्मक दंड पद्धति क्लिनिकल मेथड ऑफ पनिशमेंट पर संक्षिप्त टिप्पणी इस प्रकार है। उपचारात्मक दंड पद्धति, जिसे सुधारात्मक या चिकित्सा पद्धति, रिफॉर्मेटिव और थेरेप्यूटिक अप्रोच भी कहा जाता है, आधुनिक अपराध शास्त्र पेनोलॉजी की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह पद्धति इस मूल सिद्धांत पर आधारित है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। इसके तहत अपराधी को एक समाज विरोधी तत्व मानने के बजाय एक मानसिक या सामाजिक रूप से बीमार व्यक्ति माना जाता है, जिसका इलाज, उपचार किया जाना आवश्यक है। इस पद्धति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. अपराधी पर ध्यान। पारंपरिक दंड पद्धतियां जहां अपराध और उसके लिए मिलने वाले भयानक दंड पर केंद्रित होती हैं, वहीं उपचारात्मक पद्धति अपराधी के व्यक्तित्व, उसकी पृष्ठभूमि और अपराध करने के कारणों पर ध्यान केंद्रित करती है। 2. व्यक्तिगत उपचार, इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट। इसके अंतर्गत प्रत्येक अपराधी की स्थिति का अलग से मूल्यांकन किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों और परिवीक्षा अधिकारियों, प्रोबेशन ऑफिसर्स की मदद से यह पता लगाया जाता है कि अपराधी ने किन परिस्थितियों, जैसे गरीबी, मानसिक तनाव, कुसंगति में अपराध किया, और फिर उसी के अनुसार उसकी सुधार योजना तय की जाती है। 3. पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन। इसका मुख्य उद्देश्य अपराधी को शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना देना नहीं, बल्कि जेलों या सुधार गृहों, जैसे बोर्स्टल स्कूल, प्रोबेशन, पैरोल के माध्यम से उसका चरित्र निर्माण करना और उसे समाज में एक कानूनप्रिय नागरिक के रूप में फिर से स्थापित करना है। संक्षेप में, उपचारात्मक दंड पद्धति दंड को प्रतिशोध, रेट्रिब्यूशन का माध्यम न मानकर अपराधी के मानसिक और सामाजिक सुधार का एक साधन मानती है, ताकि भविष्य में अपराधों को रोका जा सके। दागना या चिह्नित करना, ब्रांडिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी इस प्रकार है। दागना या चिह्नित करना, ब्रांडिंग, इतिहास में प्रचलित दंड की एक बेहद क्रूर और अमानवीय पद्धति रही है। इसके अंतर्गत अपराधी के शरीर के किसी हिस्से, जैसे माथे, गाल, हाथ या छाती पर गर्म लोहे की छड़ या ठप्पे से कोई विशेष निशान, अक्षर या संकेत स्थायी रूप से दाग दिया जाता था। यह निशान इस बात का प्रतीक होता था कि उस व्यक्ति ने कोई गंभीर अपराध किया है। इस पद्धति की मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य निम्नलिखित थे। 1. अपराध की पहचान और सार्वजनिक अपमान। इसका मुख्य उद्देश्य अपराधी को समाज में हमेशा के लिए कलंकित, स्टिग्मेटाइज करना था। दाग को देखकर कोई भी व्यक्ति तुरंत पहचान सकता था कि यह एक अपराधी है, जिससे अपराधी को जीवन भर सार्वजनिक अपमान का सामना करना पड़ता था। 2. अपराध के अनुसार चिन्ह। कई बार अपराध की प्रकृति के आधार पर अलग अलग अक्षर दागे जाते थे। उदाहरण के लिए, चोरी करने वाले के शरीर पर टी, थीफ, या हत्या करने वाले पर एम, मर्डरर, लिख दिया जाता था, ताकि लोग उसके अपराध की गंभीरता को जान सकें। 3. प्रतिरोध और चेतावनी, डिटरेंस। यह समाज के अन्य लोगों के लिए एक कड़ा संदेश होता था। लोग अपराधी की बदहाली और उसके शरीर पर बने अमिट निशान को देखकर अपराध करने से डरते थे। आधुनिक युग में मानवाधिकारों, ह्यूमन राइट्स के विकास और सुधारात्मक दंड सिद्धांतों के आने के बाद इस पद्धति को पूरी तरह से क्रूर और बर्बर मानकर प्रतिबंधित कर दिया गया है। आज के सभ्य समाज और आधुनिक कानून में ऐसी शारीरिक यातना देने वाले दंडों का कोई स्थान नहीं है। निर्वासन, एग्जाइल पर संक्षिप्त टिप्पणी इस प्रकार है। निर्वासन, जिसे देश निकाला, बैनिशमेंट या ट्रांसपोर्टेशन भी कहा जाता है, दंड की एक अत्यंत प्राचीन और गंभीर पद्धति है। इसके अंतर्गत किसी अपराधी को सजा के रूप में उसके गृह राज्य, देश या समुदाय से एक निश्चित अवधि के लिए या हमेशा, आजीवन के लिए जबरन बाहर निकाल दिया जाता है। पुराने समय में अपराधियों को अक्सर किसी दूरदराज के द्वीप या एकांत स्थान पर भेज दिया जाता था, जहां से उनका वापस आना लगभग असंभव होता था। इस पद्धति की मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य निम्नलिखित हैं। 1. समाज की सुरक्षा। इस दंड का मुख्य उद्देश्य खतरनाक या अवांछित अपराधियों को समाज से पूरी तरह अलग करना था, ताकि वे दोबारा उस समुदाय में कोई अपराध न कर सकें और कानून व्यवस्था बनी रहे। 2. नागरिक अधिकारों की समाप्ति। निर्वासित व्यक्ति अपने देश या राज्य के सभी सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी अधिकारों को खो देता था। उसे एक अजनबी की तरह किसी अनजान जगह पर जीवन बिताना पड़ता था, जो अपने आप में एक बड़ा मानसिक और सामाजिक दंड था। 3. ऐतिहासिक संदर्भ, जैसे काला पानी। इतिहास में इसका सबसे बड़ा उदाहरण ब्रिटिश काल के दौरान भारत में देखने को मिलता था, जब स्वतंत्रता सेनानियों और गंभीर अपराधियों को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सेल्युलर जेल भेज दिया जाता था, जिसे आम भाषा में काला पानी की सजा कहा जाता था। आधुनिक कानून और मानवाधिकारों के सिद्धांतों के तहत अब इस प्रकार के दंड को अमानवीय माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार अब किसी भी नागरिक को उसके अपने देश से जबरन निर्वासित नहीं किया जा सकता, इसलिए समकालीन न्याय प्रणाली में इस दंड का चलन समाप्त हो चुका है।
स्वैरिता पसंद पीड़ित वॉन्टन टाइप विक्टिम पर संक्षिप्त टिप्पणी इस प्रकार है। विक्टिमोलॉजी या पीड़ित विज्ञान के अंतर्गत बेंजामिन मेंडलसोहन और हांस वॉन हेंटिग जैसे विचारकों ने पीड़ितों का वर्गीकरण किया है। इसी वर्गीकरण में स्वैरिता पसंद पीड़ित वॉन्टन टाइप विक्टिम की अवधारणा आती है। ये ऐसे पीड़ित होते हैं जो अपनी कामुकता, अनियंत्रित व्यवहार, लापरवाही या नैतिक रूप से अनैतिक आचरण के कारण खुद को अपराध का शिकार बना लेते हैं। इस श्रेणी की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. स्वयं का जोखिम भरा व्यवहार। इस प्रकार के पीड़ित जानबूझकर या अपनी आदतों के वश में होकर ऐसी परिस्थितियों या स्थानों पर जाते हैं जहां अपराध होने की संभावना बहुत अधिक होती है। उनका अपना व्यवहार ही अपराधियों को आकर्षित या उत्तेजित करता है। 2. अपराध को बढ़ावा देना। अक्सर इनका लापरवाह या अनैतिक आचरण अपराधी के लिए एक अवसर या आमंत्रण की तरह काम करता है। उदाहरण के लिए अत्यधिक नशा करके किसी असुरक्षित या अनजान जगह पर जाना, जिससे अपराधी आसानी से उनका फायदा उठा सके। 3. कमजोरी का शिकार। हेंटिग के अनुसार ऐसे लोग मानसिक या सामाजिक रूप से पूरी तरह बीमार नहीं होते, लेकिन अपनी आदतों और जीवन शैली के कारण बहुत जल्दी अपराधियों के चंगुल में फंस जाते हैं। पीड़ित विज्ञान में इस अवधारणा का अध्ययन इसलिए किया जाता है ताकि यह समझा जा सके कि अपराध केवल अपराधी की मानसिकता पर निर्भर नहीं करता, बल्कि कई बार पीड़ित का व्यवहार और परिस्थितियां भी अपराध घटित होने में एक बड़ी भूमिका निभाती हैं। पुनर्स्थापना रेस्टोरेशन पर संक्षिप्त टिप्पणी इस प्रकार है। पीड़ित विज्ञान विक्टिमोलॉजी और दंडशास्त्र पेनोलॉजी के अंतर्गत पुनर्स्थापना रेस्टोरेशन एक अत्यंत प्रगतिशील और मानवीय अवधारणा है। इसे पुनर्स्थापनात्मक न्याय रिस्टोरेटिव जस्टिस भी कहा जाता है। यह पद्धति पारंपरिक दंडात्मक न्याय रिट्रीब्यूटिव जस्टिस से बिल्कुल अलग है, जहां पारंपरिक न्याय व्यवस्था अपराधी को केवल सजा देने पर केंद्रित होती है। वहीं पुनर्स्थापना का मुख्य उद्देश्य अपराध के कारण पीड़ित, समाज और स्वयं अपराधी को हुई क्षति या नुकसान की भरपाई करना होता है। इस पद्धति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. पीड़ित पर ध्यान विक्टिम सेंट्रिक। इस अवधारणा का मूल मानना है कि अपराध केवल राज्य या कानून के खिलाफ नहीं, बल्कि एक वास्तविक व्यक्ति पीड़ित के खिलाफ होता है। इसलिए न्याय तब तक अधूरा है जब तक पीड़ित की मानसिक, शारीरिक, आर्थिक या सामाजिक स्थिति को अपराध से पहले जैसी स्थिति में लाने, पुनः स्थापित करने का प्रयास न किया जाए। 2. क्षतिपूर्ति और सुलह। इसके अंतर्गत अपराधी को उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराया जाता है। अपराधी और पीड़ित के बीच अक्सर मध्यस्थों की उपस्थिति में संवाद कराया जाता है ताकि अपराधी पीड़ित को हुए नुकसान का मुआवजा कॉम्पेंसेशन दे सके या किसी अन्य तरीके से उसकी भरपाई कर सके। 3. सामुदायिक पुनर्वास। यह पद्धति अपराधी को समाज से बहिष्कृत करने के बजाय उसे अपनी गलती सुधारने का मौका देती है ताकि वह समाज में दोबारा एक सुधारे हुए नागरिक के रूप में स्थापित हो सके। इससे समाज में अपराध से पैदा हुआ तनाव और कड़वाहट कम होती है। संक्षेप में पुनः स्थापना का सिद्धांत आंख के बदले आंख की भावना को छोड़कर घावों को भरने, रिश्तों को सुधारने और समाज में शांति व संतुलन को वापस स्थापित करने पर बल देता है। सहभागी पीड़ित पार्टिसिपेटिंग विक्टिम्स पर संक्षिप्त टिप्पणी इस प्रकार है। पीड़ित विज्ञान विक्टिमोलॉजी के अंतर्गत सहभागी पीड़ित की अवधारणा उन परिस्थितियों को दर्शाती है जहां अपराध का शिकार बनने वाला व्यक्ति पीड़ित खुद भी उस अपराध के घटित होने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार या सहायक होता है। इस सिद्धांत के अनुसार कई अपराधों में पीड़ित पूरी तरह से निर्दोष नहीं होता, बल्कि उसका अपना आचरण, व्यवहार या सहमति अपराध को बढ़ावा देती है। इस श्रेणी की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. पीड़ित का योगदान विक्टिम प्रेसिपिटेशन। इसमें पीड़ित का व्यवहार अपराधी को उकसाने या अपराध करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने का काम करता है। उदाहरण के लिए किसी विवाद में पहले खुद शारीरिक हमला या गाली गलौज शुरू करना, जिसके जवाब में दूसरी तरफ से गंभीर हिंसा हो जाए और व्यक्ति खुद घायल हो जाए। 2. सहमति या मिलीभगत। कुछ मामलों में पीड़ित और अपराधी दोनों किसी गैर कानूनी कार्य में साथ होते हैं, लेकिन बाद में एक पक्ष दूसरे को धोखा दे देता है, जैसे अवैध रूप से सट्टा लगाने या रिश्वत देने के मामले में, जब एक पक्ष के पैसे डूब जाते हैं और वो खुद को पीड़ित बताता है। 3. लापरवाही और उकसावा। जानबूझकर किसी प्रतिबंधित या खतरनाक क्षेत्र में जाना या किसी अपराधी को उकसाना भी इसी श्रेणी में आता है। यहाँ पीड़ित की सक्रिय भूमिका या गंभीर लापरवाही के बिना अपराध का पूरा होना मुश्किल होता है। न्यायशास्त्र और पीड़ित विज्ञान में इस अवधारणा का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अदालत को अपराध की गंभीरता तय करने और सजा का निर्धारण करते समय पीड़ित के योगदान का मूल्यांकन करने में मदद करती है।
पीड़ित परामर्श केंद्र विक्टिम काउंसलिंग सेंटर पर संक्षिप्त टिप्पणी इस प्रकार है। पीड़ित परामर्श केंद्र आधुनिक पीड़ित विज्ञान, विक्टिमोलॉजी और न्याय प्रणाली का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जब कोई व्यक्ति किसी अपराध जैसे घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, चोरी या गंभीर हमला का शिकार होता है, तो वह न केवल शारीरिक या आर्थिक रूप से प्रभावित होता है, बल्कि गहरे मानसिक और भावनात्मक आघात, ट्रॉमा से भी गुजरता है। यह केंद्र ऐसे पीड़ितों को संकट के समय आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इस केंद्र की मुख्य विशेषताएं और कार्य निम्नलिखित हैं। 1. मानसिक और भावनात्मक सहयोग, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। अपराध के बाद पीड़ित अक्सर डर, अवसाद, चिंता या हीन भावना से घिर जाते हैं। इन केंद्रों में पेशेवर परामर्शदाता, काउंसलर्स और मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो पीड़ित की बात सुनते हैं और उन्हें इस मानसिक तनाव से बाहर निकलने में मदद करते हैं। 2. कानूनी और व्यावहारिक मार्गदर्शन। आमतौर पर पीड़ित कानूनी प्रक्रियाओं, पुलिस स्टेशन जाना, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना से डरते हैं। ये केंद्र पीड़ितों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताते हैं और उन्हें न्याय पाने की प्रक्रिया में सही रास्ता दिखाते हैं। 3. पुनर्वास और सुरक्षा, रिहेबिलिटेशन। गंभीर मामलों में यह केंद्र पीड़ित को सुरक्षित आश्रय, शेल्टर होम्स, चिकित्सा सहायता और समाज में दोबारा सम्मानजनक जीवन जीने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाने में भी मदद करते हैं। संक्षेप में, पीड़ित परामर्श केंद्र का मुख्य उद्देश्य अपराधी को सजा दिलाने के साथ साथ पीड़ित के घावों को भरना है, ताकि वह भयमुक्त होकर समाज की मुख्यधारा में वापस लौट सके। निर्दोष अपराध पीड़ित, इनोसेंट विक्टिम्स पर संक्षिप्त टिप्पणी इस प्रकार है। पीड़ित विज्ञान, विक्टिमोलॉजी के अंतर्गत बेंजामिन मेंडलसोन द्वारा किए गए पीड़ितों के वर्गीकरण में निर्दोष अपराध पीड़ित की श्रेणी सबसे प्रमुख है। इसे पूर्णतः निर्दोष पीड़ित, आइडियल और कंप्लीटली इनोसेंट विक्टिम भी कहा जाता है। इस श्रेणी में वे लोग आते हैं जिनका अपराध के घटित होने में, अपराधी को उकसाने में या वैसी परिस्थितियां बनाने में कोई भी योगदान नहीं होता है। इस श्रेणी की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. शून्य योगदान, जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन। ये पीड़ित पूरी तरह से अनजाने में और अपनी किसी भी गलती के बिना अपराध का शिकार बनते हैं। उदाहरण के लिए, बैंक में पैसे जमा कराने गया कोई व्यक्ति यदि वहां अचानक हुई डकैती या गोलीबारी में घायल हो जाए या रास्ते पर चलते हुए किसी आतंकवादी हमले या बम विस्फोट का शिकार हो जाए। 2. अपराधी से कोई संबंध नहीं। अक्सर इस प्रकार के मामलों में पीड़ित और अपराधी एक दूसरे को पहले से नहीं जानते हैं। पीड़ित का आचरण पूरी तरह से कानून सम्मत और सामान्य होता है। 3. पूर्ण सहानुभूति और न्याय के हकदार। न्यायशास्त्र और समाज में इस श्रेणी के पीड़ितों को सबसे अधिक सहानुभूति और सहायता का पात्र माना जाता है। चूंकि इनका कोई दोष नहीं होता, इसलिए राज्य और कानूनी व्यवस्था की ये प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें त्वरित न्याय, उचित मुआवजा, कॉम्पेंसेशन और पूर्ण पुनर्वास प्रदान करे। संक्षेप में, निर्दोष अपराध पीड़ित वे व्यक्ति हैं जो केवल गलत समय पर गलत जगह उपस्थित होने के कारण किसी अन्य व्यक्ति की आपराधिक मानसिकता का शिकार बन जाते हैं। स्तंभ दंड पिलरी पर संक्षिप्त टिप्पणी इस प्रकार है। स्तंभ दंड पिलरी मध्यकाल और उसके बाद के यूरोपीय देशों में प्रचलित सार्वजनिक अपमान, पब्लिक ह्यूमिलिएशन और शारीरिक दंड की एक बेहद क्रूर पद्धति थी। इसमें लकड़ी या लोहे का एक ढांचा फ्रेम होता था, जिसे एक ऊंचे स्तंभ या मंच पर लगाया जाता था। इस ढांचे में अपराधी के सिर और दोनों हाथों को फंसाने के लिए छेद बने होते थे। इस पद्धति की मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य निम्नलिखित थे। 1. सार्वजनिक अपमान। अपराधी को इस ढांचे में फंसाकर शहर के सबसे व्यस्त चौराहे, बाजार या सार्वजनिक स्थान पर कई घंटों या दिनों के लिए खड़ा कर दिया जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य अपराधी को समाज के सामने पूरी तरह लज्जित और अपमानित करना था। 2. शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना। स्तंभ में फंसे होने के कारण अपराधी हिलडुल नहीं सकता था। वहां से गुजरने वाली भीड़ उस पर गड़े हुए अंडे, सड़े हुए फल, कीचड़, पत्थर और यहां तक कि मलमूत्र भी फेंकती थी। कई बार भीड़ की हिंसा के कारण अपराधी गंभीर रूप से घायल हो जाते थे या उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। 3. अपराधों की प्रकृति। यह दंड आमतौर पर छोटे अपराधों जैसे बाजार में मिलावट करने, कम तोलने, जालसाजी करने, मानहानि करने, झूठ बोलने या जादुई टोना टोटका करने जैसे आरोपों के लिए दिया जाता था। आधुनिक न्यायशास्त्र और मानवाधिकारों के उदय के साथ इस दंड को अत्यंत बर्बर, क्रूर और मानवीय गरिमा के खिलाफ माना गया। यही कारण है कि 19वीं शताब्दी के दौरान, जैसे ब्रिटेन में 1837 में, इस प्रथा को पूरी तरह गैर कानूनी घोषित कर समाप्त कर दिया गया।
आपराधिक विचारण में साक्ष्यों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस इन क्रिमिनल ट्रायल पर संक्षिप्त टिप्पणी इस प्रकार है। आपराधिक न्याय प्रणाली में साक्षी, गवाह को न्याय की आंख और कान माना जाता है। किसी भी आपराधिक मामले में सच्चाई को सामने लाने और अपराधी को सजा दिलाने में साक्षियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। लेकिन अक्सर शक्तिशाली अपराधियों द्वारा गवाहों को डराया धमकाया जाता है, लालच दिया जाता है या उनकी हत्या तक कर दी जाती है, जिससे वे अदालत में मुकर हॉस्टाइल जाते हैं। इसी समस्या को रोकने के लिए साक्षियों का संरक्षण एक अत्यंत आवश्यक कानूनी अवधारणा बन गया है। इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं और उपाय निम्नलिखित हैं। 1. साक्षी संरक्षण योजना, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने महेंद्र चावला बनाम भारत संघ 2018 के ऐतिहासिक मामले में देश की पहली विस्तृत साक्षी संरक्षण योजना 2018 को मंजूरी दी। कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक संसद इस पर कानून नहीं बनाती, तब तक ये योजना देश के सभी राज्यों में कानून की तरह लागू रहेगी। 2. खतरे के आधार पर श्रेणियां। इस योजना के तहत गवाहों को मिलने वाले खतरे के आधार पर 3 श्रेणियों A, B और C में बांटा गया है। श्रेणी A में वे गवाह आते हैं जिनकी जान को तत्काल या दीर्घकालिक खतरा होता है, जबकि श्रेणी C में मध्यम स्तर के खतरे वाले गवाह शामिल होते हैं। 3. संरक्षण के तरीके। साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के लिए कई व्यावहारिक कदम उठाए जाते हैं, जैसे गवाह और उसके परिवार को पुलिस सुरक्षा प्रदान करना, गवाह की पहचान को पूरी तरह गुप्त रखना, अदालती दस्तावेजों में नाम पता बदलना, बंद कमरे में सुनवाई, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही दर्ज करना ताकि गवाह को अपराधी का सामना न करना पड़े। अत्यंत गंभीर मामलों में गवाह का घर बदलना या उसकी नई पहचान स्थापित करना। 4. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS। नए कानूनों के तहत भी गवाहों की सुरक्षा, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और जघन्य अपराधों के साक्ष्यों के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग और आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर विशेष बल दिया गया है ताकि उन्हें किसी भी प्रकार के दबाव से बचाया जा सके। संक्षेप में, निष्पक्ष विचारण फेयर ट्रायल की पहली शर्त यह है कि गवाह बिना किसी डर या दबाव के अदालत में सच बोल सके। साक्ष्यों का संरक्षण न केवल एक व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि पूरी न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता को भी बनाए रखता है। दंड की परिभाषा, इसकी आवश्यकता और भारत की प्राचीन न्याय व्यवस्था में दंड के विधान। 1. दंड की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पनिशमेंट। न्यायशास्त्र और अपराध शास्त्र के अंतर्गत दंड एक ऐसी दंडात्मक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित कानूनों या सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने पर राज्य या किसी प्राधिकृत संस्था द्वारा दी जाती है। वॉल्टर मोबर्ली के अनुसार, दंड किसी अनधिकृत कार्य या अपराध के बदले में जानबूझकर दिया जाने वाला एक ऐसा कष्ट या असुविधा है जो उस प्राधिकारी द्वारा दिया जाता है जिसके कानून का उल्लंघन हुआ है। सर जेम्स स्टीफन के अनुसार, दंड का उद्देश्य अपराधी के मन में भय पैदा करना और समाज की नैतिक भावनाओं को संतुष्ट करना है। सरल शब्दों में, दंड के लिए 4 तत्व आवश्यक हैं। इसमें किसी प्रकार का कष्ट या शारीरिक आर्थिक नुकसान शामिल होना चाहिए। यह केवल कानून का उल्लंघन करने वाले अपराधी को मिलना चाहिए। यह किसी सक्षम प्राधिकारी जैसे अदालत या राजा द्वारा दिया जाना चाहिए और इसका उद्देश्य कानून के शासन को बनाए रखना होना चाहिए। 2. दंड क्यों आवश्यक है? Why punishment is necessary? किसी भी सभ्य समाज और राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए दंड व्यवस्था का होना अनिवार्य है। इसकी आवश्यकता के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। कानून व्यवस्था और सामाजिक नियंत्रण। यदि समाज में अपराध के लिए कोई दंड नहीं होगा तो अराजकता, अनार्की फैल जाएगी। शक्तिशाली लोग कमजोरों का शोषण करेंगे। दंड समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का मुख्य साधन है। अपराधों की रोकथाम और भय, डिटरेंस। दंड का एक मुख्य उद्देश्य समाज के अन्य लोगों को यह संदेश देना है कि अपराध का परिणाम बुरा होता है। जब कोई व्यक्ति किसी अपराधी को सजा पाते देखता है तो वो स्वयं अपराध करने से डरता है। पीड़ित को न्याय और प्रतिशोध की संतुष्टि। जब किसी व्यक्ति के साथ अपराध होता है तो समाज और पीड़ित के मन में न्याय की मांग उठती है। यदि राज्य अपराधी को दंड नहीं देगा तो पीड़ित स्वयं कानून हाथ में लेकर बदला लेने का प्रयास करेगा, जिससे समाज में हिंसा बढ़ेगी। अपराधी का सुधार, रिफॉर्मेशन। आधुनिक युग में दंड इसलिए भी आवश्यक है ताकि अपराधी को जेल या सुधार गृह में रखकर उसकी आपराधिक मानसिकता को बदला जा सके और उसे एक बेहतर इंसान बनाया जा सके। राज्य की संप्रभुता की रक्षा। कानून का पालन करवाना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। दंड के माध्यम से राज्य अपनी शक्ति और संप्रभुता को स्थापित रखता है ताकि कोई भी कानून से ऊपर न समझे। 3. प्राचीन भारत की न्याय व्यवस्था में दंड के विधान, प्रोविजंस ऑफ पनिशमेंट इन एंशिएंट इंडियन जस्टिस सिस्टम।
प्राचीन भारत की न्याय व्यवस्था अत्यंत समृद्ध, सुव्यवस्थित और धर्म पर आधारित थी। धर्म का अर्थ यहाँ केवल पूजा पद्धति से नहीं, बल्कि कर्तव्य और कानून से था। मनुस्मृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति जैसे ग्रंथों में दंड के विधानों का विस्तृत वर्णन मिलता है। प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था में दंड के मुख्य सिद्धांत और विधान इस प्रकार थे। क दंड की दैवीय अवधारणा, डिवाइन कॉन्सेप्ट ऑफ दंडा। प्राचीन विचारकों, विशेषकर मनु का मानना था कि ईश्वर ने राजा की सहायता के लिए दंड का सृजन किया है। राजा स्वयं दंड का स्वामी नहीं, बल्कि उसका रक्षक है। मनुस्मृति में लिखा है कि यदि राजा उचित समय पर उचित व्यक्ति को दंड नहीं देता तो पूरा समाज नष्ट हो जाता है। दंड को समाज का रक्षक माना जाता था, जो सोते हुए समाज में भी जागता रहता है। ख दंड के 4 मुख्य प्रकार, 4 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। प्राचीन काल में अपराध की गंभीरता के आधार पर मुख्य रूप से 4 प्रकार के दंड दिए जाते थे। 1. वाक दंड, एडमोनिशन। ये सबसे हल्का दंड था। इसमें अपराधी को केवल मौखिक चेतावनी या डांट फटकार देकर छोड़ दिया जाता था। ये छोटे अपराधों या पहली बार किए गए अपराधों के लिए था। 2. धिक दंड, सेंशर। इसमें अपराधी की समाज के सामने भर्त्सना या निंदा की जाती थी, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो और वो शर्मिंदगी महसूस करे। 3. धन दंड, फाइन अर्थदंडा। इसमें अपराधी पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाता था या उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। 4. वध दंड, कॉर्पोरल कैपिटल पनिशमेंट। इसमें शारीरिक प्रताड़ना, अंग भंग, अंग काटना, कोड़े मारना, कारावास या मृत्युदंड शामिल था। ग अपराधों का वर्गीकरण और कठोर दंड विधान। शारीरिक और अंगभंग दंड, चोरी, डकैती, राजद्रोह या बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के लिए प्राचीन काल में बहुत कठोर शारीरिक दंड थे। उदाहरण के लिए चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते थे और झूठी गवाही देने वाले की जीभ काट दी जाती थी। जातिगत भिन्नता, वर्णा सिस्टम न्यूआंस। प्राचीन स्मृति ग्रंथों में दंड का निर्धारण करते समय अपराधी की जाति, वर्ण का भी ध्यान रखा जाता था। ज्ञान और सामाजिक जिम्मेदारी के आधार पर कई बार उच्च वर्ण के लोगों को समान अपराध के लिए अधिक आर्थिक या सामाजिक दंड दिया जाता था, क्योंकि उनसे बेहतर आचरण की अपेक्षा की जाती थी। हालांकि शारीरिक दंड के मामले में निचले वर्णों के प्रति अधिक कठोरता बरती जाती थी। राजद्रोह के लिए मृत्युदंड। राजा या राज्य के खिलाफ साजिश रचने, राजद्रोह को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था और इसके लिए हाथी के पैरों तले को चलवाना, जिंदा जला देना या सूली पर चढ़ाने जैसे क्रूर मृत्युदंड दिए जाते थे। प्रायश्चित, पेनेंस। प्राचीन व्यवस्था की एक अनूठी विशेषता यह थी कि सामाजिक और धार्मिक अपराधों के लिए व्यक्ति को प्रायश्चित, जैसे व्रत रखना, दान देना या तीर्थ यात्रा करने का विधान था, जिससे वह समाज में दोबारा शुद्ध होकर शामिल हो सके। निष्कर्ष, इस प्रकार प्राचीन भारत की न्याय व्यवस्था में दंड की आवश्यकता को समाज के अस्तित्व के लिए अनिवार्य माना गया था। जहां एक ओर इसके विधान अत्यंत कठोर और भय पैदा करने वाले थे, वहीं दूसरी ओर इसका मूल उद्देश्य मत्स्य न्याय, जहां बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, अर्थात जंगल राज को समाप्त करके समाज में धर्म और न्याय की स्थापना करना था। दंड के विभिन्न सिद्धांतों की संक्षिप्त व्याख्या। अपराध शास्त्र, पेनोलॉजी और न्याय शास्त्र के अंतर्गत इस बात पर लंबे समय से विचार होता रहा है कि किसी अपराधी को दंड देने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। इसी उद्देश्य के आधार पर दंड के 5 प्रमुख सिद्धांत विकसित हुए हैं, जिनकी संक्षिप्त व्याख्या निम्नलिखित है। 1. प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी। ये दंड का सबसे प्राचीन सिद्धांत है, जो आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, एन आई फॉर एन आई के नियम पर आधारित है। मूल विचार, इस सिद्धांत का मानना है कि अपराधी ने पीड़ित को जो कष्ट दिया है, उसे भी वैसा ही कष्ट मिलना चाहिए। अपराध करके व्यक्ति ने समाज का जो संतुलन बिगाड़ा है, उसे दंड देकर ही बराबर किया जा सकता है। उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य पीड़ित या समाज के मन में छिपी बदले की भावना को संतुष्ट करना है। आधुनिक सभ्य समाज में इस सिद्धांत को अधिक मान्यता नहीं दी जाती, क्योंकि यह केवल क्रूरता और बदले पर आधारित है। 2. प्रतिरोधात्मक या भयानककारी सिद्धांत, डिटरेंट थ्योरी। यह सिद्धांत दंड के माध्यम से समाज में भय पैदा करने पर बल देता है। मूल विचार, इसका मुख्य उद्देश्य अपराधी को सजा देना तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा उद्देश्य समाज के अन्य लोगों के सामने एक ऐसा भयानक उदाहरण नज़ीर पेश करना है जिससे लोग डरें। सर जॉन साल्मंड के अनुसार दंड का उद्देश्य केवल अपराधी को रोकना नहीं, बल्कि दूसरों को भी वैसा ही अपराध करने से डराना है। उद्देश्य, समाज में भविष्य के अपराधों को रोकना। प्राचीन काल के सार्वजनिक मृत्युदंड, कोड़े मारना या अंग भंग करना इसी सिद्धांत के उदाहरण हैं। आधुनिक युग में भी आतंकवाद या बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के लिए इसी सिद्धांत के तहत कठोर सजा दी जाती है। 3. निरोधात्मक सिद्धांत,
प्रिवेंटिव थ्योरी। यह सिद्धांत अपराधी को शारीरिक रूप से अपराध करने में असमर्थ बनाने पर केंद्रित है। मूल विचार, इसका मानना है कि अपराधी को समाज से अलग कर दिया जाए ताकि वो दोबारा अपराध करने की स्थिति में ही न रहे। इसे अपराधी को अक्षम करने, इनकैपेसिटेशन का सिद्धांत भी कहा जाता है। उद्देश्य, समाज को अपराधी से सुरक्षित रखना। आजीवन कारावास, मृत्युदंड, देशनिकाला, निर्वासन या अपराधी का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करना इसी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। यह सिद्धांत अपराध की पुनरावृत्ति, रेसिडिविज्म को रोकता है। 4. सुधारात्मक सिद्धांत, रिफॉर्मेटिव थ्योरी। यह आधुनिक युग का सबसे प्रगतिशील और मानवीय सिद्धांत है। ये अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं के विचार पर आधारित है। मूल विचार, इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता, बल्कि मानसिक बीमारी, सामाजिक परिस्थितियों या कुसंगति के कारण अपराध की ओर बढ़ता है। इसलिए दंड का उद्देश्य अपराधी को प्रताड़ित करना नहीं, बल्कि उसकी आपराधिक मानसिकता का इलाज करना होना चाहिए। उद्देश्य, अपराधी का चरित्र निर्माण करना और उसे समाज में पुनर्वासित, रिहेबिलिटेट करना। जेलों में मिलने वाली शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रोबेशन, परिवीक्षा, पैरोल और बाल सुधार गृह, जुवेनाइल होम्स इसी सिद्धांत की देन है। 5. प्रायश्चित्तात्मक सिद्धांत, एक्सपिएटरी थ्योरी। यह सिद्धांत नैतिक और आध्यात्मिक सुधार पर आधारित है। मूल विचार, इसका मानना है कि यदि अपराधी को अपने किए पर पछतावा, रिमॉर्स हो और वो स्वेच्छा से अपने अपराध को स्वीकार कर ले, तो उसका अपराध बोध कम हो जाता है। दंड का उद्देश्य अपराधी के अंतःकरण को शुद्ध करना है। उद्देश्य, जब अपराधी खुद को शारीरिक या मानसिक कष्ट देकर या समाज सेवा करके अपने अपराध का प्रायश्चित करता है, तो समाज उसे दोबारा स्वीकार कर लेता है। प्राचीन न्याय व्यवस्था में प्रायश्चित का ये विधान बहुत लोकप्रिय था। निष्कर्ष, आधुनिक न्याय प्रणाली, जैसे भारत की दंड व्यवस्था, इनमें से किसी एक सिद्धांत पर पूरी तरह निर्भर नहीं है। आज की न्याय व्यवस्था में अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रतिरोधात्मक, भय पैदा करने वाले और सुधारात्मक, सुधार लाने वाले सिद्धांतों का एक संतुलित मिश्रण अपनाया जा रहा है। पीड़ित विज्ञान, प्रपीड़न शास्त्र की परिभाषा और इसके विभिन्न सिद्धांत। 1. पीड़ित विज्ञान, प्रपीड़न शास्त्र की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ विक्टिमोलॉजी। विक्टिमोलॉजी को हिंदी में प्रपीड़न शास्त्र या पीड़ित विज्ञान कहा जाता है। ये अपराध शास्त्र, क्रिमिनोलॉजी की ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है, जो अपराध के बजाय अपराध के पीड़ित, विक्टिम पर ध्यान केंद्रित करती है। यह शास्त्र इस बात का व्यवस्थित अध्ययन करता है कि कोई व्यक्ति अपराध का शिकार क्यों बनता है, अपराध के कारण उसे किस प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक क्षति होती है, तथा न्याय प्रणाली और समाज द्वारा उसे किस प्रकार सहायता प्रदान की जा सकती है। बेंजामिन मेंडलसोन, इन्हें पीड़ित विज्ञान का जनक, फादर ऑफ विक्टिमोलॉजी माना जाता है। उन्होंने ही 1947 में सबसे पहले विक्टिमोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। उनके अनुसार पीड़ित विज्ञान उन जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों का विज्ञान है जो किसी व्यक्ति को पीड़ित बनाने में योगदान देते हैं। आधुनिक न्यायशास्त्र के अनुसार प्रपीड़न शास्त्र केवल पीड़ित के दुखों का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह पीड़ित के अधिकारों, उसे मिलने वाले मुआवजे, कॉम्पेंसेशन, पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन और आपराधिक न्याय विचारण में उसकी भूमिका का भी वैज्ञानिक अध्ययन करता है। 2. प्रपीड़न शास्त्र के विभिन्न सिद्धांत, वेरियस थ्योरीज ऑफ विक्टिमोलॉजी। पीड़ित विज्ञान के अंतर्गत विचारकों ने ये समझने के लिए कई सिद्धांत विकसित किए हैं कि अपराध घटित होने में पीड़ित की क्या भूमिका होती है और कौन से सामाजिक व व्यावहारिक कारक किसी व्यक्ति को पीड़ित बनने की ओर धकेलते हैं। मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। Q. पीड़ित योगदान का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ विक्टिम प्रेसिपिटेशन। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हंस वॉन हेंटिग और मार्विन वुल्फगैंग जैसे विद्वानों ने किया था। मूल विचार, यह सिद्धांत मानता है कि कई अपराधों में पीड़ित पूरी तरह से निर्दोष नहीं होता, बल्कि उसका अपना व्यवहार, आचरण या शब्द ही अपराधी को अपराध करने के लिए उकसाते हैं, प्रेसिपिटेट करते हैं। श्रेणियां, इसके 2 भाग होते हैं। 1. सक्रिय योगदान, एक्टिव प्रेसिपिटेशन। जब पीड़ित जानबूझकर पहले बल प्रयोग, गाली गलौज या धमकी शुरू करता है, जिसके परिणाम स्वरूप सामने वाला व्यक्ति उस पर हमला कर देता है। 2. निष्क्रिय योगदान, पैसिव प्रेसिपिटेशन। जब पीड़ित का कोई विशेष गुण, जैसे उसकी संपत्ति, सामाजिक स्थिति या अत्यधिक लापरवाही, अनजाने में अपराधी को आकर्षित करती है। ख. जीवन शैली सिद्धांत, लाइफस्टाइल थ्योरी। इस सिद्धांत को माइकल हिंडलांग और उनके सहयोगियों ने 1978 में प्रतिपादित किया था। मूल विचार,
इस सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति के पीड़ित बनने की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी जीवन शैली, लाइफस्टाइल कैसी है, व्यक्ति की दैनिक आदतें, उसका काम और वो किन लोगों के साथ समय बिताता है। यही तय करता है कि वो अपराध के प्रति कितना संवेदनशील है। उदाहरण, जो लोग रात में देर तक बाहर रहते हैं, अत्यधिक नशा करते हैं या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनके अपराध का शिकार होने की संभावना एक सामान्य और अनुशासित जीवन जीने वाले व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक होती है। नियमित गतिविधि सिद्धांत, रूटीन एक्टिविटी थियोरी। ये सिद्धांत 1979 में लॉरेंस कोहेन और मार्कस फेल्सन द्वारा विकसित किया गया था। मूल विचार, इस सिद्धांत के अनुसार अपराध तब घटित होता है जब दैनिक जीवन की नियमित गतिविधियों के दौरान 3 तत्व एक ही समय और एक ही स्थान पर एक साथ मिल जाते हैं। 1. प्रेरित अपराधी, मोटिवेटेड ऑफेंडर, वो व्यक्ति जो अपराध करने की इच्छा रखता है। 2. उपयुक्त लक्ष्य, सूटेबल टारगेट, कोई ऐसी वस्तु या व्यक्ति जो आसानी से शिकार बनाया जा सके, जैसे अकेला व्यक्ति या असुरक्षित घर। 3. सक्षम संरक्षक की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ अ केपेबल गार्डियन, वहाँ किसी ऐसे व्यक्ति या व्यवस्था का न होना जो अपराध को रोक सके, जैसे पुलिस, सुरक्षा गार्ड, सीसीटीवी या पड़ोसी। यदि इन तीनों में से एक भी तत्व गायब हो तो व्यक्ति पीड़ित होने से बच जाता है। विचलन स्थान सिद्धांत, डिविएंट प्लेस थ्योरी। मूल विचार, यह सिद्धांत व्यक्ति के व्यवहार के बजाय उस भौगोलिक क्षेत्र या स्थान, लोकेशन पर बल देता है जहां वह रहता है या जाता है। कुछ स्थान प्रकृति से ही विचलन या अपराध प्रवृत्त होते हैं। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति किसी अत्यधिक अपराध दर वाले क्षेत्र, झुग्गी झोपड़ी वाले असुरक्षित इलाकों या रेड लाइट एरिया के पास रहता है, तो भले ही उसकी अपनी जीवन शैली कितनी भी अच्छी हो, केवल उस गलत स्थान पर उपस्थित होने के कारण उसके पीड़ित बनने का जोखिम बहुत बढ़ जाता है। निष्कर्ष, प्रपीड़न शास्त्र, विक्टिमोलॉजी के ये सिद्धांत ये स्पष्ट करते हैं कि आपराधिक घटनाओं को केवल अपराधी के दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता। अपराध को पूरी तरह रोकने और पीड़ितों को प्रभावी न्याय दिलाने के लिए पीड़ित की परिस्थितियों, उसके परिवेश और उसकी सुरक्षात्मक कमियों का अध्ययन करना भी उतना ही आवश्यक है। अपराध पीड़ित की परिभाषा और उसके विभिन्न प्रकार। 1. अपराध पीड़ित की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ क्राइम विक्टिम। सामान्य शब्दों में अपराध पीड़ित, क्राइम विक्टिम, वह व्यक्ति होता है जिसे किसी आपराधिक कृत्य या कानून के उल्लंघन के कारण शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या सामाजिक रूप से कोई नुकसान या चोट पहुंची हो। संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) के घोषणा पत्र 1985 के अनुसार पीड़ित वे व्यक्ति हैं जिन्हें व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से कोई क्षति पहुंची है, जिसमें शारीरिक या मानसिक चोट, भावनात्मक आघात, आर्थिक नुकसान या उनके मौलिक अधिकारों का गंभीर हनन शामिल है, जो किसी सदस्य देश के आपराधिक कानूनों के उल्लंघन के कारण हुआ हो। भारतीय कानून के अनुसार CRPC BNSS दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 2.A, जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में भी शामिल है, के अनुसार पीड़ित का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसे किसी ऐसे कार्य या लोप, ओमिशन के कारण कोई क्षति या नुकसान हुआ है जिसके लिए आरोपी व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है। इस परिभाषा के अंतर्गत पीड़ित के अभिभावक, गार्डियंस और उसके कानूनी वारिस, लीगल एयर्स भी शामिल माने जाते हैं। 2. अपराध पीड़ितों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्राइम विक्टिम्स। पीड़ित विज्ञान, विक्टिमोलॉजी के जनक बेंजामिन मेंडलसोन और प्रसिद्ध अपराध शास्त्री हांस वॉन हेंटिग ने पीड़ितों के व्यवहार, उनकी परिस्थितियों और अपराध में उनके योगदान के आधार पर उनका वर्गीकरण किया है। मुख्य रूप से अपराध पीड़ितों को निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। मेंडेलसोहन के अनुसार पीड़ितों के प्रकार, उत्तरदायित्व के आधार पर। 1. पूर्णतः निर्दोष पीड़ित, कंप्लीटली इनोसेंट विक्टिम। ये वे पीड़ित होते हैं जिनका अपराध के घटित होने में कोई हाथ नहीं होता, वे केवल गलत समय पर गलत जगह होने के कारण शिकार बन जाते हैं, जैसे किसी आतंकवादी हमले या बैंक डकैती में घायल होने वाले आम नागरिक। 2. अज्ञानता के कारण पीड़ित, विक्टिम ड्यू टू इग्नोरेंस। ऐसे पीड़ित जो अपनी किसी लापरवाही या अनजाने में की गई गलती के कारण अपराधी को अवसर दे देते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी साझा कर देना जिससे साइबर ठगी का शिकार होना पड़े। 3. स्वैच्छिक पीड़ित, वॉलंटरी विक्टिम। इस श्रेणी में पीड़ित और अपराधी दोनों की आपसी सहमति होती है, लेकिन बाद में एक पक्ष को नुकसान होता है, जैसे जुआ, सट्टा खेलना, अवैध गर्भपात कराना या आत्महत्या के लिए उकसाने वाले मामलों में। 4. सहभागी पीड़ित, पार्टिसिपेटिंग विक्टिम। इसमें पीड़ित का अपना व्यवहार ही अपराधी को उकसाता है, जैसे किसी आपसी विवाद में पहले स्वयं लाठी या हथियार उठाना और फिर जवाबी हमले में गंभीर रूप से घायल हो जाना। 5. काल्पनिक पीड़ित, इमेजिनरी विक्टिम। ये वे लोग होते हैं
जो वास्तव में किसी अपराध के शिकार नहीं हुए होते, बल्कि मानसिक बीमारी जैसे पैरानॉइड होना या किसी से बदला लेने के उद्देश्य से खुद को पीड़ित बताते हुए झूठी एफआईआर दर्ज करवाते हैं। ख हैंटिक के अनुसार पीड़ितों के प्रकार, कमजोरी और परिस्थितियों के आधार पर। 1. युवा या बाल पीड़ित द यंग। बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, इसलिए वे आसानी से अपहरण, बाल श्रम या यौन शोषण जैसे अपराधों के शिकार बन जाते हैं। 2. महिला पीड़ित द फीमेल। शारीरिक बनावट और सामाजिक परिस्थितियों के कारण महिलाएं अक्सर घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना और यौन अपराधों जैसे बलात्कार या छेड़छाड़ का शिकार होती हैं। 3. वृद्ध पीड़ित द ओल्ड। बुजुर्ग व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और अक्सर अकेले रहते हैं। इस कारण अपराधी उन्हें आसानी से निशाना बनाकर ठगी, संपत्ति हड़पने या हत्या जैसे अपराधों को अंजाम देते हैं। 4. मानसिक रूप से कमजोर पीड़ित द मेंटली डिफेक्टिव। मानसिक रूप से अस्वस्थ या मंदबुद्धि लोग अपराध की गंभीरता को नहीं समझ पाते, जिससे अपराधी उनका आर्थिक या शारीरिक शोषण आसानी से कर लेते हैं। 5. प्रवासी या अल्पसंख्यक पीड़ित द इमिग्रेंट माइनॉरिटी। ऐसे लोग जो किसी नए शहर या देश में आते हैं, वे वहां की भाषा और कानूनों से अनजान होते हैं। उनकी इसी लाचारी का फायदा उठाकर अपराधी उनका शोषण करते हैं। निष्कर्ष: अपराध पीड़ितों का यह वर्गीकरण न्याय प्रणाली के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके माध्यम से अदालतें ये तय कर पाती हैं कि अपराध में पीड़ित की अपनी भूमिका कितनी थी और उसे किस स्तर की कानूनी सहायता, मुआवजा या सहानुभूति दी जानी है। अपराध पीड़ितों के न्यायिक पुनर्स्थापना, पुनर्वास एवं उपचार के लिए भारतीय न्यायालयों और विधिशास्त्र द्वारा किए गए विधिक प्रावधान। भारतीय न्याय प्रणाली पारंपरिक रूप से केवल अपराधी को सजा देने पर केंद्रित थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने रचनात्मक न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से पीड़ित केंद्रित न्याय, विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस, को बढ़ावा दिया है। भारतीय न्यायालयों द्वारा पीड़ितों के पुनर्वास और उपचार के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण विधिक और संवैधानिक प्रावधान स्थापित किए गए हैं। 1. संवैधानिक प्रावधान और न्यायिक व्याख्या, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। भारतीय न्यायालयों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का दायरा बढ़ाते हुए इसमें अपराध पीड़ितों के अधिकारों को शामिल किया है। उपचार और चिकित्सा का अधिकार। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1989 के ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अनिवार्य कर दिया कि प्रत्येक घायल पीड़ित को पुलिस या कानूनी औपचारिकताओं का इंतजार किए बिना तुरंत मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाए। चिकित्सा सहायता से इनकार करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाता है। निष्पक्ष विचारण का अधिकार। न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि निष्पक्ष विचारण फेयर ट्रायल केवल आरोपी का ही नहीं बल्कि पीड़ित का भी अधिकार है। 2. पीड़ित प्रतिकर योजना, विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम। न्यायालयों के निरंतर हस्तक्षेप के बाद दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 357A, जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 396 है के तहत पीड़ित प्रतिकर योजना को अनिवार्य किया गया। इसके तहत यदि अपराधी की पहचान नहीं हो पाती या वो मुआवजा देने में असमर्थ है, तो भी राज्य सरकार विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़ित या उसके आश्रितों को पुनर्वास के लिए आर्थिक मुआवजा देती है। दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वीमेन्स फोरम बनाम भारत संघ 1995। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बलात्कार पीड़ितों के पुनर्वास के लिए तुरंत अंतरिम मुआवजा, इंटरिम कॉम्पेंसेशन देने का निर्देश दिया था, ताकि मुकदमे के फैसले से पहले ही पीड़ित का उपचार और पुनर्वास शुरू हो सके। 3. जुर्माने से मुआवजे का भुगतान, कॉम्पेंसेशन आउट ऑफ फाइन। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 अब बीएनएसएस की धारा 395 के तहत न्यायालयों को यह शक्ति दी गई है कि वे अपराधी पर लगाए गए जुर्माने की राशि को सीधे पीड़ित को उसके नुकसान, चोट या उपचार के खर्च के रूप में सौंप दें। हरिकिशन बनाम सुखबीर सिंह 1988 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने देश की सभी अदालतों को निर्देश दिया कि वे इस धारा का उदारतापूर्वक उपयोग करें ताकि पीड़ितों को त्वरित आर्थिक राहत मिल सके। 4. यौन अपराधों और तेजाब हमलों, एसिड अटैक्स के पीड़ितों के लिए विशेष निर्देश। तेजाब हमलों और जघन्य यौन अपराधों के पीड़ितों के शारीरिक और मानसिक पुनर्गठन के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने बेहद सख्त और व्यावहारिक गाइडलाइंस जारी की हैं। लक्ष्मी बनाम भारत संघ 2014। तेजाब हमले, एसिड अटैक के इस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि देश के सभी सरकारी और निजी अस्पताल ऐसे पीड़ितों का मुफ्त और पूर्ण प्राथमिक उपचार व प्लास्टिक सर्जरी करेंगे। इसके साथ ही पीड़ित को न्यूनतम 3 लाख रुपए का तत्काल मुआवजा सुनिश्चित किया गया। पहचान की गोपनीयता। स्टेट ऑफ पंजाब बनाम गुरमीत सिंह
1996 मामले में न्यायालय ने आदेश दिया कि यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के मानसिक आघात को कम करने के लिए सुनवाई बंद कमरे इन कैमरा में होनी चाहिए और उनकी पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जानी चाहिए ताकि उनका सामाजिक पुनर्वास आसान हो सके। 5. साक्षियों और पीड़ितों का संरक्षण, विटनेस एंड विक्टिम प्रोटेक्शन। पुनर्वास का एक बड़ा हिस्सा पीड़ित को समाज में बिना किसी डर के रहने का माहौल देना है। महेंद्र चावला बनाम भारत संघ 2018 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने साक्षी संरक्षण योजना 2018 को मंजूरी दी। न्यायालय ने निर्देश दिया कि गंभीर मामलों में पीड़ित और गवाहों को पुलिस सुरक्षा दी जाए, उनकी पहचान बदली जाए और उनके रहने की सुरक्षित व्यवस्था की जाए ताकि अपराधी उन्हें दोबारा नुकसान न पहुंचा सकें। 6. नालसा NALSA की कल्याणकारी योजनाएं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के संरक्षण में काम करने वाले राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA ने अदालतों के निर्देश पर कई विशिष्ट योजनाएं बनाई हैं, जैसे बलात्कार, यौन अपराधों के पीड़ितों के लिए प्रतिकर योजना 2018। ये योजना देश भर में पीड़ितों के लिए एक समान और सम्मानजनक वित्तीय मुआवजे व पुनर्वास का ढांचा तैयार करती है। निष्कर्ष: भारतीय न्यायालयों ने अपने ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया है कि न्याय केवल अपराधी को जेल भेजने से पूरा नहीं होता। वास्तविक न्याय तब है जब अपराध के शिकार व्यक्ति को समय पर मुफ्त चिकित्सा, उपचार, पर्याप्त आर्थिक सहायता, प्रतिकर और समाज में दोबारा सम्मान से जीने का अवसर, पुनर्स्थापना। परिवीक्षा प्रोबेशन की परिभाषा, पैरोल से अंतर और भारत में इसके कानूनी प्रावधान। 1. परिवीक्षा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेशन। परिवीक्षा, प्रोबेशन, आधुनिक सुधारात्मक न्याय प्रणाली, रिफॉर्मेटिव जस्टिस सिस्टम की एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह जेल के विकल्प के रूप में दी जाने वाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी अपराधी को, विशेषकर पहली बार अपराध करने वाले या कम गंभीर अपराध करने वाले व्यक्ति को, जेल भेजने के बजाय समाज में ही रहने दिया जाता है। इस अवधि के दौरान वह अदालत द्वारा नियुक्त एक परिवीक्षा अधिकारी, प्रोबेशन ऑफिसर की देखरेख, सुपरविजन में रहता है और उस पर अच्छे आचरण की कुछ शर्तें लागू होती हैं। सर जॉन साल्मंड के अनुसार, परिवीक्षा दंड को स्थगित रखने की एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत अपराधी को अच्छे आचरण की शर्त पर समाज में रहने की स्वतंत्रता दी जाती है। सरल शब्दों में, जब अदालत किसी अपराधी को जेल की सजा देने के बजाय उसके अच्छे चरित्र, कम उम्र या अपराध की परिस्थितियों को देखते हुए उसे सुधरने का एक मौका देती है, तो उसे परिवीक्षा पर छोड़ना कहते हैं। यदि वो व्यक्ति परिवीक्षा की अवधि के दौरान कोई नया अपराध करता है या शर्तों को तोड़ता है तो उसे वापस जेल भेज दिया जाता है। 2. परिवीक्षा और पैरोल में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्रोबेशन एंड पैरोल। यद्यपि परिवीक्षा और पैरोल दोनों का उद्देश्य अपराधी का सुधार और पुनर्वास है, लेकिन कानूनी रूप से दोनों में निम्नलिखित मुख्य अंतर हैं। अंतर का आधार: परिवीक्षा प्रोबेशन, पैरोल पैरोल मूल प्रकृति, यह जेल जाने के स्थान पर विकल्प के रूप में दिया जाता है। अपराधी को जेल नहीं जाना पड़ता। ये जेल की सजा का एक हिस्सा काटने के बाद बची हुई सजा को बाहर बिताने की व्यवस्था है। प्रदान करने वाला प्राधिकारी, ये पूरी तरह से न्यायालय कोर्ट का एक न्यायिक आदेश होता है। यह आमतौर पर जेल प्रशासन या राज्य सरकार, कार्यपालिका द्वारा दिया जाता है। अपराधी की स्थिति: यह अक्सर पहली बार अपराध करने वाले, फर्स्ट ऑफेंडर्स या कम गंभीर अपराधियों को मिलती है। यह जेल में बंद सजायाफ्ता अपराधियों को उनके जेल के अच्छे आचरण के आधार पर मिलती है। समय अवधि: यह मुकदमा समाप्त होने पर सजा सुनाए जाने के समय ही तय हो जाती है। यह अपराधी द्वारा अपनी न्यूनतम सजा काटने के बाद ही लागू होती है। 3. भारत में परिवीक्षा के संबंध में प्रावधान, प्रोविजंस ऑफ प्रोबेशन इन इंडिया। भारत में अपराधियों को परिवीक्षा पर रिहा करने के संबंध में मुख्य रूप से 2 प्रकार के कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। क. परिवीक्षा अपराधी अधिनियम 1958, द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। यह भारत में परिवीक्षा से संबंधित एक विशेष और विस्तृत केंद्रीय कानून है। इसकी मुख्य धाराएं निम्नलिखित हैं। धारा 3, भर्त्सना या डांट फटकार पर रिहाई। यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा 2 वर्ष से कम है या केवल जुर्माना है और उसने पहले कोई अपराध नहीं किया है, तो अदालत उसे सजा देने की बजाय केवल डांट फटकार, एडमोनिशन देकर छोड़ सकती है, जैसे चोरी या छोटी मोटी धोखाधड़ी में। धारा 4, सदाचार की परिवीक्षा पर रिहाई। यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जिसके लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा न हो, तो अदालत उसके चरित्र, अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों को देखते हुए उसे जेल भेजने के बजाय 3 वर्ष तक की अवधि के लिए सदाचार, गुड कॉन्डक्ट की परिवीक्षा पर रिहा कर सकती है। इसके लिए अपराधी को एक बॉन्ड भरना होता है। धारा 6, 21 वर्ष से कम उम्र के अपराधियों के लिए विशेष संरक्षण।
यह धारा अनिवार्य करती है कि यदि कोई अपराधी 21 वर्ष से कम उम्र का है और उसने ऐसा अपराध नहीं किया है जिसके लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड मिले, तो अदालत उसे जेल नहीं भेजेगी। अदालत को अनिवार्य रूप से उसे परिवीक्षा पर ही छोड़ना होगा, जब तक कि अदालत के पास ऐसा न करने का कोई बहुत ठोस और लिखित कारण न हो। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सीआरपीसी संवैधानिक व सामान्य प्रावधान। पहले ये प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 360 में था, जो अब नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 401 के रूप में लागू है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति पहली बार अपराध करता है, महिलाएं या 21 वर्ष से कम उम्र के पुरुष जिन्होंने ऐसा अपराध किया हो जिसमें मृत्युदंड आजीवन कारावास न हो, या 21 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष जिन्होंने 7 वर्ष से कम सजा वाला अपराध किया हो, तो अदालत उनके अच्छे आचरण को देखते हुए उन्हें परिवीक्षा पर रिहा कर सकती है। नए कानून बीएनएसएस में पहली बार अपराध करने वाले अपराधियों के सुधार और जेलों में भीड़ कम करने के लिए परिवीक्षा के नियमों को और अधिक सुलभ और आधुनिक बनाया गया है। निष्कर्ष: भारत में परिवीक्षा के प्रावधान इस सिद्धांत पर काम करते हैं कि हर अपराधी को सुधरने का अवसर मिलना चाहिए, विशेषकर युवाओं को, ताकि वे जेल के खूंखार अपराधियों के संपर्क में आकर पेशेवर अपराधी न बनें। भारत में मृत्युदंड से संबंधित विधि की वैधानिकता, लीगैलिटी ऑफ डेथ पेनल्टी पर उचित टिप्पणी। भारत में मृत्युदंड कैपिटल पनिशमेंट की वैधानिकता को लेकर कानूनी, संवैधानिक और मानवाधिकार के दृष्टिकोण से एक लंबा और गहरा विमर्श रहा है। भारतीय दंड व्यवस्था में मृत्युदंड न केवल वैधानिक लीगल है, बल्कि इसे संवैधानिक रूप से भी पूरी तरह वैध माना गया है। हालांकि न्यायपालिका ने इसकी वैधता को बनाए रखने के लिए इस पर बेहद कड़े प्रतिबंध और सुरक्षा उपाय सेफगार्ड्स लगाए हैं। इसकी वैधानिकता का विस्तृत विश्लेषण निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से किया जा सकता है। 1. संवैधानिक वैधानिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि देश की संसद ने कानून बनाकर किसी अपराध के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया है और अदालत पूरी निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए सजा सुनाती है, तो वह संवैधानिक रूप से पूरी तरह वैध है। 2. न्यायिक दृष्टिकोण और मील के पत्थर, जुडिशियल प्रेसिडेंस। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कई बार मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, लेकिन न्यायालय ने इसे हमेशा वैध ठहराया। जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1973 इस मामले में पहली बार मृत्युदंड को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए कहा कि मृत्युदंड अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही दिया जाता है। बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 ये भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मामला है। इस 5 जजों की संविधान पीठ ने मृत्युदंड की वैधानिकता पर मुहर लगाते हुए ऐतिहासिक दुर्लभ से दुर्लभतम मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस का सिद्धांत प्रतिपादित किया। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मृत्युदंड केवल तभी दिया जाना चाहिए जब अपराध इतना जघन्य हो कि समाज की अंतरात्मा कांप उठे और अपराधी के सुधरने की कोई गुंजाइश न बची हो। मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य 1983 इस मामले में अदालत ने दुर्लभ से दुर्लभतम सिद्धांत को और स्पष्ट किया और 5 ऐसी स्थितियां तय की, जैसे अपराध की क्रूरता, मकसद, सामाजिक प्रभाव आदि, जिनके आधार पर मृत्युदंड की वैधानिकता तय की जाती है। 3. वैधानिक प्रावधान, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। भारतीय न्याय प्रणाली, जैसे पूर्ववर्ती आईपीसी और वर्तमान में लागू भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत केवल कुछ बेहद गंभीर और जघन्य अपराधों के लिए ही मृत्युदंड का प्रावधान है, जैसे भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना या उसका प्रयास करना, जघन्य हत्या, मर्डर, आतंकवाद और देश की संप्रभुता को खतरा पहुंचाने वाले कृत्य, 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार, गैंगरेप। इसके साथ ही नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के तहत यदि कोई अदालत मृत्युदंड देती है तो धारा 407 पूर्ववर्ती सीआरपीसी की धारा 368 के अनुसार जब तक संबंधित उच्च न्यायालय हाई कोर्ट उस सजा की पुष्टि कॉन्फर्मेशन नहीं कर देता, तब तक मृत्युदंड को निष्पादित नहीं किया जा सकता। 4. संवैधानिक सुरक्षा उपाय, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। मृत्युदंड की वैधानिकता को मानवीय और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए कानून में कई सुरक्षा कवच दिए गए हैं। अपील का अधिकार, अपराधी को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का पूरा अधिकार है। पुनर्विचार याचिका, रिव्यू पिटीशन, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी खुली अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर की जा सकती है। क्यूरेटिव याचिका,
क्यूरेटिव पिटिशन, यह न्याय का अंतिम न्यायिक द्वार है जहां प्रक्रियात्मक खामियों को सुधारा जाता है। दया याचिका, क्लेमेंसी मर्सी पिटिशन, संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को मृत्युदंड को क्षमा करने, बदलने या स्थगित करने की संप्रभु शक्ति दी गई है। निष्कर्ष, भारत में मृत्युदंड की विधि पूरी तरह वैधानिक और संवैधानिक है। जहां दुनिया के कई देशों ने मानवाधिकारों के आधार पर इसे समाप्त कर दिया है, वहीं भारत ने एक मध्यम मार्ग, मिडल पाथ चुना है। भारत की नीति मृत्युदंड एक अपवाद है और आजीवन कारावास एक नियम के सिद्धांत पर चलती है। यहाँ मृत्युदंड की वैधानिकता प्रतिशोधात्मक न्याय के रूप में नहीं, बल्कि समाज की सुरक्षा और जघन्य अपराधियों के मन में तीव्र भय पैदा करने के एक अंतिम विधिक साधन के रूप में टिकी हुई है। भारत में पैरोल व्यवस्था, उसकी शर्तें, अवधि तथा इसके गुण और दोष। 1. भारत में पैरोल व्यवस्था क्या है? व्हाट इज पैरोल सिस्टम इन इंडिया? पैरोल सुधारात्मक न्याय प्रणाली और जेल सुधार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब किसी सजायाफ्ता कैदी, कन्विक्टेड प्रिजनर को उसकी जेल की आधी या एक निश्चित अवधि काटने के बाद उसके अच्छे आचरण, गुड कॉन्डक्ट के आधार पर बची हुई सजा को जेल से बाहर समाज में बिताने के लिए सशर्त रिहा किया जाता है, तो उसे पैरोल कहा जाता है। प्रकृति, पैरोल कोई वैधानिक या मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि ये जेल प्रशासन या राज्य सरकार द्वारा कैदी को दी जाने वाली एक विशेष सुविधा या विशेषाधिकार है। नियामक कानून, भारत में पैरोल व्यवस्था केंद्रीय कानून कारागार अधिनियम 1894, प्रिजन्स एक्ट 1894 और प्रत्येक राज्य के अपने विशिष्ट जेल मैनुअल या पैरोल नियमों, जैसे दिल्ली जेल नियम, उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल आदि के तहत संचालित होती है। 2. पैरोल के प्रकार, शर्तें और अवधि, टाइप्स, कंडीशंस एंड ड्यूरेशन ऑफ पैरोल। भारत में मुख्य रूप से 2 प्रकार की पैरोल दी जाती है, जिनकी शर्तें और अवधियां राज्य दर राज्य थोड़ी भिन्न हो सकती हैं। कि अभिरक्षा पैरोल, कस्टडी, इमरजेंसी पैरोल। यह पैरोल बेहद आपातकालीन स्थितियों में दी जाती है, जैसे कैदी के किसी करीबी रिश्तेदार, माता, पिता, जीवनसाथी, बच्चे की मृत्यु हो जाने पर, परिवार में किसी की गंभीर बीमारी या कैदी के बच्चों की शादी होने पर। अवधि, ये आमतौर पर बहुत कम समय के लिए होती है, जैसे 1 दिन से लेकर अधिकतम 7 दिन या 14 दिन तक। शर्तें, इसमें कैदी को पुलिस सुरक्षा या अभिरक्षा, पुलिस एस्कॉर्ट में जेल से बाहर भेजा जाता है। कार्यक्रम या अंतिम संस्कार समाप्त होते ही उसे प्रतिदिन वापस जेल लाया जाता है, या अवधि पूरी होने पर तुरंत जेल लौटना होता है। ख. नियमित पैरोल, रेगुलर पैरोल। यह पैरोल कैदी को एक निश्चित अवधि की सजा पूरी करने और जेल में लगातार अच्छा व्यवहार दिखाने के बाद दी जाती है। अवधि, नियमित पैरोल सामान्यतः एक बार में 1 महीने 30 दिन से लेकर 2 महीने 60 दिन तक के लिए दी जा सकती है, जिसे विशेष परिस्थितियों में बढ़ाया भी जा सकता है। शर्तें, इसके लिए कैदी को एक जमानती बांड, श्योरिटी बॉन्ड भरना होता है। उसे स्थानीय पुलिस स्टेशन में नियमित रूप से हाजिरी लगानी होती है। वो राज्य या शहर से बाहर नहीं जा सकता और उसे किसी भी प्रकार की आपराधिक या संदिग्ध गतिविधि से दूर रहना होता है। 3. पैरोल के गुण या लाभ, मेरिट्स ऑफ पैरोल। सामाजिक पुनर्वास, सोशल रिहेबिलिटेशन। लंबे समय तक जेल में रहने से कैदी समाज और अपने परिवार से पूरी तरह कट जाता है। पैरोल उसे अपने परिवार और समाज के साथ दोबारा संबंध जोड़ने का अवसर देती है, जिससे सजा पूरी होने के बाद उसका सामाजिक पुनर्वास आसान हो जाता है। मानवीय दृष्टिकोण, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। यदि परिवार में कोई संकट या विशेष अवसर है, तो पैरोल के माध्यम से कैदी को उसमें शामिल होने का मौका मिलता है, जो मानवीय और नैतिक रूप से आवश्यक है। कैदियों के व्यवहार में सुधार। जेल के अंदर कैदी इस उम्मीद में अच्छा आचरण बनाए रखते हैं कि उन्हें भविष्य में पैरोल मिल सकेगी। इससे जेल प्रशासन को नियंत्रित रखना आसान होता है। जेलों में भीड़ कम करना। भारतीय जेलों में क्षमता से अधिक कैदी बंद हैं। पैरोल के माध्यम से कुछ समय के लिए कैदियों के बाहर रहने से जेलों का प्रशासनिक और आर्थिक बोझ कम होता है। 4. पैरोल के दोष या कमियां, डिमेरिट्स ऑफ पैरोल। जनता की सुरक्षा को खतरा। कई बार खूंखार अपराधी या आदतन अपराधी पैरोल पर बाहर आने के बाद समाज के लिए खतरा बन जाते हैं। वे गवाहों को डराते धमकाते हैं या नया अपराध कर बैठते हैं। कानून का दुरुपयोग और वीआईपी संस्कृति। प्रभावशाली, अमीर और राजनीतिक रसूख वाले कैदी अक्सर भ्रष्टाचार या अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके बार बार पैरोल हासिल कर लेते हैं, जैसे मनु शर्मा या राम रहीम के मामलों में अक्सर चर्चा होती है, जबकि गरीब कैदियों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता। न्याय की मूल भावना को ठेस। जब किसी जघन्य अपराधी को न्यायालय कठोर सजा सुनाता है और वह पैरोल के बहाने बार बार जेल से बाहर घूमता है, तो इससे पीड़ित परिवार और समाज में न्याय प्रणाली के प्रति अविश्वास पैदा होता है। फरार होने का जोखिम, एब्सकॉन्डिंग रिस्क।
कई बार अपराधी पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद जेल वापस नहीं लौटते और कानून की नज़रों से फरार हो जाते हैं, जिससे पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का काम बढ़ जाता है। निष्कर्ष: पैरोल व्यवस्था सुधारात्मक न्याय का एक बेहतरीन साधन है जो अपराधी को सुधरने का मौका देती है। हालांकि इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जेल प्रशासन और राज्य सरकारें बिना किसी भेदभाव या राजनीतिक दबाव के कैदी के पिछले इतिहास का कड़ाई से मूल्यांकन करके ही पैरोल की मंजूरी दें।